सिंप्लीफाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है। फैक्ट्री एक्ट 1948 का चैप्टर हमारा क्लोज हो चुका है और हम लेबर लॉज के सारे जितने इंपॉर्टेंट लेबर लॉज है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेकंड जो हमारा लॉ है वो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970। नाम से ही पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। इसका मतलब समझते हैं पहले कि कोई भी जो फैक्ट्री होती है, कोई भी अगर आप कंपनी ले लो, उसमें दो तरीके के एम्प्लॉयज़ होते हैं। एक तो होते हैं रेगुलर एम्प्लॉयज़ और एक होता है, हमने सुना होगा लोगों को कहते हो ना कॉन्ट्रैक्ट में है। हम कहते हैं ना किसी को, अरे वो परमानेंट है क्या? नहीं नहीं, उसकी नौकरी कॉन्ट्रैक्ट में है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है। तो इसका मतलब क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब होता है कि अगर मान लो ए कोई कंपनी है, कोई एम्प्लॉयर है और बी कोई वर्कर है, तो बी ए के अंदर डायरेक्टली काम नहीं करता है। अगर वो डायरेक्टली काम करेगा तो वो क्या बोला जाएगा? रेगुलर एम्प्लॉय। यहां पे पिक्चर में आता है एक एक्स नाम का कॉन्ट्रैक्टर जो इसको हायर करता है और वो इसको ए में प्लेस करता है, और जब वो एक्स के थ्रू ए के अंडर काम कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ठीक है, यहां पे ए जो होगा वो होगा इसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। इसकी डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे आगे। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और एक्स इज द कॉन्ट्रैक्टर और बी कौन है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कुछ फैक्ट है इसके इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये 1970 में इनैक्ट हुआ था और ये लागू हुआ था 10 फरवरी 1971 को। मोटा मोटा ईयर याद कर लेते हैं, 1971 में। ठीक है, 70 में अप्रूव हुआ था, 71 में ये लागू हुआ था। तो इसमें कहीं ना कहीं इसको लाने का रीज़न क्या था? मतलब रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए तो बिकॉज उनके लिए था ही एक्ट। बात क्या थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर थे, इनकी पहले तो जॉब इनसिक्योरिटी की बहुत प्रॉब्लम थी, है ना। इनको कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाता था। उनके पास कोई परमानेंट स्टेटस नहीं था नौकरी का। दूसरा, लो वेजेस, इनकी सैलरी भी काफ़ी कम थी और वो भी इनको टाइम पे नहीं मिलती थी बिकॉज ये डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं थे, डायरेक्ट वर्कर नहीं थे। इनको सैलरी भी मतलब बहुत तोड़ ताड़ के दी जाती थी, कोई वेलफेयर फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी, है ना। ये सारी चीज़ें थी, एक्सप्लॉयटेशन वगैरह इनका काफ़ी हुआ। तो उसके बाद ये आवाज़ उठी कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ की तरह कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी कोई रूल्स होने चाहिए। यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया। इसके अलावा जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, ये सेम चीज़ 1970 में ये अप्रूव हुआ था, 1971 में ये लागू हुआ था। बाकी किस लिए? लेबर एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, जैसा कि हमने बता दिया है। ठीक है, और थोड़ा सा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो थी डिस्पैरिटी, है ना। बिकॉज रेगुलर एम्प्लॉयज़ एक ही फैक्ट्री है और वहाँ पे दो तरीके के लोग हैं, एक रेगुलर एम्प्लॉयज़ और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़। और वहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉयज़ को सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, उनकी सैलरी भी टाइम पे आ रही है, उनको अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। और वही कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ, है ना, उनके साथ धोखा हो रहा है, उनको सैलरी भी नहीं मिल रही है, काम भी उनसे ज़्यादा करवाया जा रहा है, जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं है। ये सारी बहुत डिस्पैरिटी थी। तो इस डिस्पैरिटी को कम करने के लिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है इसको लाया गया। इसके ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ लेते हैं। बैलेंस बिटवीन वर्कर प्रोटेक्शन एंड बिजनेस नीड्स। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर से कंपनी को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा था, है ना, उसके एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं कम होते थे, लेकिन वर्कर प्रोटेक्शन को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। दोनों का बैलेंस बनाने के लिए भी एक्ट लाया गया। मिनिमम वेज कंप्लाइंस थ्रू कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंसिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंसिंग हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे क्या होता है। और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स को भी अकाउंटेबल बनाया गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। बिकॉज क्या होता था कि कोई भी अगर एम्प्लॉई है, वो अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हमेशा हाथ खड़े कर देता था। वो कहता था नहीं, मेरे आप तो मेरे डायरेक्ट एम्प्लॉय हो ही नहीं, तुम तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, अपने कॉन्ट्रैक्टर से जाके बात करो, है ना। कोई भी अगर वो बोले भैया मेरी सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है, मुझे पैसा नहीं मिला, अरे मैं क्या कर सकता हूँ, अपने कॉन्ट्रैक्टर से जाके बात करो। ये जो बार 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 अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात करो बोला जाता था ना, तो ये चीज़ भी थोड़ा सा मतलब गवर्नमेंट के कानों में आई और ये बोला गया कि भैया तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है तो तुम भी प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल हो, है ना। ये हम पढ़ेंगे आगे। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी रिस्पॉन्सिबल होगा। और रेगुलेट एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, ये सारी चीज़ें हैं एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ये तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है। एंड हैज़ नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, हाँ, ये क्योंकि कोई भी अगर कानून है जब तक वो ऑफिशियल गैजेट में छपता नहीं है तब तक वो सिर्फ एक कागज़ है ना। उसके बाद ही वो एक्ट बनता है। अब सेक्शन 1 में हम पढ़ते हैं कि उसका प्राइमरी क्या कवरेज क्या है कंपनी का, उसका एक्सटेंट, सॉरी, इस एक्ट का, है ना।
वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। सो इसमें बोला गया है कि इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स इंगेजिंग 20 और मोर। सो 20 की कंडीशन है मोटा मोटा। कोई भी कंपनी जो 20 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रख रही है वो भी कवर होगी, और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, है ना, बिकॉज एस्टेब्लिशमेंट तो डायरेक्टली रख नहीं रही है इन 20 वर्कर्स को, तो वो कॉन्ट्रैक्टर भी जो ये 20 वर्कमैन को सप्लाई कर रहा है ना, दोनों। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो एक्ट है ये दोनों में लागू होता है, एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए, एस्टेब्लिशमेंट में भी जो 20 से ज़्यादा वर्कर्स को रख रही है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर्स में भी जो 20 से ज़्यादा वर्कर्स को सप्लाई कर रहे हैं। एक्सटेंडेड एप्लीकेशन, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड प्रोविजंस टू, हाँ ये ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। स्टेट को, जैसे फैक्ट्री एक्ट में मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस में हमें स्टेट गवर्नमेंट पड़ा हुआ था, कुछ ही थे जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट था, यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमें ध्यान रखना होगा। सो वो कोई भी वर्कशॉप या फिर फैक्ट्री जहाँ पे 20 से कम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, वहाँ पे भी अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो इस एक्ट को लागू कर सकती है, बस उसे 2 मंथ्स का एक नोटिस देना पड़ेगा। सो ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 वर्कर्स, 20 से कम है तो भी कौन, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बट विद 2 मंथ्स नोटिस। रेगुलेटरी पर्पज क्या है? टू रेगुलेट कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट्स एंड प्रोवाइड्स फॉर इट एबोलिशन इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। मतलब क्या है ना, इसमें क्या है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हाथ में दोनों पावर है, वो किसी वर्कशॉप की या फिर किसी फैक्ट्री को इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाले एक्ट के अंदर में भी ला सकती है और किसी को यहां से हटा भी सकती है ना, यानी किसी का लाइसेंस कैंसिल करके, किसी वर्कशॉप का, किसी फैक्ट्री का या फिर उसका लाइसेंस कैंसिल करके उसको इन प्रोविजन से हटा भी सकती है, यानी ला भी सकती है एक्ट में और बाहर भी निकाल सकती है। उसके बाद हम सेक्शन 2 पढ़ेंगे जिसमें हम सारी की सारी डेफिनेशंस कवर करेंगे, है ना। सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है? सबसे शुरुआत करते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये जो कीवर्ड्स हैं ये ध्यान में रखना। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में जहां जिन एस्टैब्लिशमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थी, तो सेम यहाँ पे भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उन एस्टैब्लिशमेंट्स के सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। और फॉर ऑल अदर एस्टैब्लिशमेंट इज स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन है? अ वर्कमैन हायर्ड थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर एन एस्टैब्लिशमेंट रिगार्डलेस ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स नॉलेज। यानी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पता है चाहे नहीं पता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अगर कोई वर्कमैन हायर हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन में आएगा। और इसकी कंडीशंस क्या है? लाइक इसको वेजेस मतलब उसको कॉन्ट्रैक्टर से मिलते हैं, है ना। पता है कैसे चलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर है? उसकी जो वेजेस है वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उसको मिलती है ना। ये सारी चीज़ें हैं। कॉन्ट्रैक्टर क्या है? पर्सन, सिंपल सी बात, जो सप्लाई करता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को और एग्जीक्यूट थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर अरेंजमेंट्स, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर कंपनीज में या फिर एस्टेब्लिशमेंट में सप्लाई करता है, इसमें सब कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल है, ठीक है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होता है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वो एम्प्लॉयर जिसके वहाँ वो काम हो रहा होता है, ठीक है, जो मेन फैक्ट्री में जो एम्प्लॉयर होता है। तो अगर कोई गवर्नमेंट कोई कंपनी है, कोई गवर्नमेंट अगर कोई पीएसयू है या फिर कोई एस्टेब्लिशमेंट है, तो वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होगा वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बोला जाएगा। किसी फैक्ट्री में ऑक्यूपायर या फिर मैनेजर, है ना। किसी माइन में ओनर, एजेंट या फिर मैनेजर, ठीक है, ओनर, एजेंट या फिर मैनेजर। और कोई अगर अदर इस्टेब्लिशमेंट्स है तो वहाँ पे जो भी सुपरविजन कंट्रोल में होगा वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहलाया जाएगा। वर्कमैन की डेफिनेशन क्या है? वर्कमैन की डेफिनेशन में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, तीनों तरीके के मैनुअल, सुपरवाइजरी, टेक्निकल और क्लरिकल वर्कर्स, ये सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं। मतलब आ सकता है सवाल ना कि सुपरवाइजरी इंक्लूडेड है, टेक्निकल वर्क इंक्लूडेड है कॉन्ट्रैक्ट लेबर में, क्या किसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर से टेक्निकल वर्क कराया जा सकता है? हाँ, क्लरिकल वर्क भी कराया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। एक्सक्लूड्स मैनेजरियल ऑब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, सुपरवाइजरी पोजिशंस ऑल्सो। यहाँ पे हम पर बोल रहे हैं कि सुपरवाइजरी इंक्लूडेड है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्सक्लूडेड है। बस एक छोटा सा कैच है जो हमें समझना है कि 500 रुपये पर मंथ से ज़्यादा की सैलरी अगर है सो वो एक्सक्लूडेड है ना। सो ऊपर ही जो सुपरवाइजरी रोल है इसमें कंडीशन है कि लेस देन 500 रुपीज़ पर मंथ सैलरी, ठीक है। एंड आउट वर्कर्स ऑल्सो, इसमें आउट वर्कर्स एक्सक्लूडेड है, ये हमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में जो आउट वर्कर्स होते हैं वो वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आते। आउट वर्कर्स लाइक वर्क फ्रॉम होम,
अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट किसी वर्कर को काम बोल रही है कि तो घर पे जाके कर सकता है, अपने घर से कर सकता है, तेरे पर उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती, कोई डंडा नहीं है कि उसे कितना काम कैसे करना है, यानी वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में नहीं आता है ना, वो फ्री टू, उसकी फ्री विल है काम करने की। सो वो आउट वर्कर इसमें वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। वेजेस भी है इसमें, एक ध्यान रख लेना, वेजेस। वेजेस क्या बोली जाएंगी? जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के हिसाब से जो मिलती है वही इसमें वेजेस मानी जाएगी। ठीक है, और वर्कमैन में आर्म्ड फोर्सेस और कैजुअल वर्कर्स ये सारे एक्सक्लूडेड हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो ये सारी चीजें इसमें कवर हो गई। सेक्शन 3 बात करता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है, नाम से ही पता चल रहा है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले इसका हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन होते हैं। सबसे पहले इसमें चेयरमैन होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज सेंट्रल बोर्ड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस चेयरमैन को अपॉइंट करेगा। दूसरा चीफ लेबर कमिश्नर। ठीक है, ये कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, जो सेंट्रल चीफ लेबर कमिश्नर। ठीक है, फर्स्ट इज चेयरमैन, सेकंड इज CLC। ठीक है, चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल, प्लस रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं सेंट्रल बोर्ड में लगभग कितने, 11 to 17, मिनिमम 11 मैक्सिमम 17। तो ये 3 चीजें हमें याद रखनी है, चेयरमैन, चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल, प्लस रिप्रेजेंटेटिव्स 11 to 17। रिप्रेजेंटेटिव कौन? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हो सकते हैं, रेलवे से कुछ लोग को उठाया जा सकता है, कोल रेगुलेशन वाले में से उठाया जाता है, माइनिंग इंडस्ट्रीज में से कुछ स्पेशलिस्ट लोग को उठाया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्टर्स और वर्कमैन। ठीक है, ये दोनों, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्ट्रैक्टर्स के और वर्कमैन के। और किसी भी केस में जो वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के रिप्रेजेंटेटिव से कम नहीं होने चाहिए। ये चीज ध्यान रखनी है कि वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव इन एनी केस मस्ट बी ग्रेटर। ठीक है, किससे? कॉन्ट्रैक्टर या फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव से। सो 11 to 17 मेंबर्स, ये ध्यान में रखना है। चेयरमैन प्लस CLC सेंट्रल प्लस रिप्रेजेंटेटिव 11 to 17। की फंक्शंस क्या हैं? ये एडवाइस करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबोलिशन। ठीक है, ओवरसी रेगुलेशन एंड वेलफेयर मैटर्स। ठीक है, और बैलेंस्ड वर्कमैन रिप्रेजेंटेशन। हाँ ठीक है, बैलेंस ही है, क्योंकि किसी भी केस में कॉन्ट्रैक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन से कम नहीं हो सकते। सेक्शन 4 बात करता है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड फ्रेमवर्क। ठीक है, स्टेट एडवाइजरी फोर्स, जैसे सेक्शन 3 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड था, वैसे इसमें स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। इसको अपॉइंट कौन करेगा? नाम से ही पता चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। और एक बड़ा मेजर डिफरेंस है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में, बहुत मेजर डिफरेंस है, ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है। वो क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, मे कंस्टिट्यूट, मतलब वो चाहे तो कर सकती है, वरना ना चाहे तो ना भी कर सकती है, लेकिन सेंट्रल बोर्ड को एस्टेब्लिश करना मैंडेटरी है। ये जो टर्म है इसको ध्यान रखना, इट्स मैंडेटरी। सेंट्रल बोर्ड को एस्टेब्लिश करना मैंडेटरी है, बट स्टेट बोर्ड को एस्टेब्लिश करना डिस्क्रिशनरी है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा गया है। उसमें कितने थे? 11 to 17 मेंबर्स। इसमें स्टेट का है ना बाबा, तो थोड़ा तो कम रहेगा ना इसमें, सो 9 to 11 मेंबर्स। ठीक है, बाकी चेयरमैन तो चेयरमैन है, स्टेट अपॉइंटेड, लेबर कमिश्नर लेकिन स्टेट का एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर्स, वर्कमैन, माइंस, एवरीथिंग लाइक सेम। ठीक है, और वो वाला जो सेम चीज़ है कि किसी भी केस में वर्कमैन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कम नहीं होने चाहिए कॉन्ट्रैक्टर के रिप्रेजेंटेटिव से। जुरिस्डिक्शनल फोकस पता ही है, स्टेट बोर्ड है तो स्टेट के अंदर ही में उसका जुरिस्डिक्शन रहेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं सेंट्रल बोर्ड का जो पूरा देश को लेके एक प्रॉपर नज़रिया है, उसमें इसको उस चीज़ को बढ़ावा देने में, उसको पुश करने में स्टेट बोर्ड का हाथ रहना चाहिए। यानी उनकी जो पॉलिसीज़ है सेंट्रल बोर्ड की, उसी तरीके की इनको भी बना के, मतलब सेम टू सेम कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी लानी होती है। अब सेक्शन 5 की बात करते हैं, यह है कमिटी पावर्स। कमिटी यानी अंडर सेक्शन 5 अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट may constitute specialized committees for investigating and reporting on specific contract labor matters। ठीक है, सबसे पहले इतना समझते हैं, मतलब कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, यानी इस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली इस्टेब्लिशमेंट के लिए CG और स्टेट गवर्नमेंट वाले के लिए स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या कर सकती है? वो स्पेशलाइज कमिटीज़ बना सकती है ना। ये जो कमिटीज़ होती है, इनके पास बहुत भयानक और बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस होता है लेबर लॉस का और ऐसे लेबर और फैक्ट्रीज उनके एक्ट्स का। ठीक है, उनको पूरा एक्सपीरियंस होता है। सो वो क्या काम करती है? वो एडवाइस करती हैं सेंट्रल बोर्ड्स को और स्टेट बोर्ड्स को, किस चीज़ के लिए?
कॉन्ट्रैक्ट लेबर मैटर्स, इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर के केसेस में अगर कोई भी वेलफेयर कंडीशन लानी है, किसी एक्ट में, किसी प्रोविजन में चेंज लाना है, कुछ भी है, सो हमें एक स्पेशलाइज कमेटी चाहिए, है ना। सो वो अपनी रिपोर्ट उनको देती है, और ये जो कमेटी होती है इसको फीस और अलाउंसेस भी पे करने होते हैं ये, क्योंकि कमिटी गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रही है, तो इसके जो मेंबर्स होंगे उनको प्रॉपर फीस, अलाउंसेस और सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी, बट नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स को सिर्फ, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर उनमें कोई गवर्नमेंट का मेंबर होगा तो वो ऑलरेडी गवर्नमेंट से सैलरी ले रहा है, तो उसको दोबारा इसमें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी लाइक अब हमने सारी डेफिनेशंस कवर कर ली हैं, सेंट्रल बोर्ड पढ़ लिया है, स्टेट बोर्ड पढ़ लिया है। अब क्या बात आती है, अब कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे 20 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स काम कर रहे हैं, है ना। सो अब उसको क्या करना है, एम्प्लॉयर को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो सेक्शन 6 में हम बात करते हैं रजिस्टरिंग ऑफिसर्स की, ठीक है। रजिस्टरिंग ऑफिसर्स, नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करेंगे, ये उन फैक्ट्रीज को रजिस्टर करेंगे जहाँ पे 20 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रही है। सो इसमें ऑफिसर अपॉइंटमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा रजिस्टरिंग ऑफिसर को, सेक्शन 6 में, ठीक है। समझ में आ गया रजिस्टरिंग ऑफिसर। उसके बाद मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सरकार ने तो रजिस्टरिंग ऑफिसर अपॉइंट कर लिया है, अब कोई फैक्ट्री आ ही नहीं रही है भाई, है ना। अगर तुमने छोड़ दिया फैक्ट्री के ऊपर तो रजिस्टरिंग ऑफिसर फालतू में सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में बैठा हुआ है खाली, और कोई फैक्ट्री आ ही नहीं रही, तो इसलिए बोला गया है मैंडेटरी है। सो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर विद 20+ कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, है ना, 20 से ज़्यादा अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो भाई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हम कॉन्ट्रैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की है कि उसको प्रॉपर अपना फॉर्म भर के फीस पे करके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, किसके पास, रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास। उसके बाद ये पूरी जांच करेगा, देखेगा, इवन अगर चाहे रजिस्टरिंग ऑफिसर तो लोकेशन पे जाके वहाँ पे पूरी एस्टेब्लिशमेंट में चेकिंग कर सकता है ना। सारी चीज़ें सही तरीके से फॉर्म में जो लिखी गई हैं और वहाँ पे जो दिख रही हैं वो सेम टू सेम है या नहीं है, यानी वेलफेयर प्रोविजंस और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं कि सच में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर की काम करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये कोई यहाँ या फिर यहाँ पे जो काम हो रहा है सारा परमानेंट नेचर का काम है और ये इसके लिए सिर्फ कोई रेगुलर एम्प्लॉय ही सही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की ज़रूरत। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रजिस्ट्रिंग ऑफिसर चेक कर सकता है, और अगर उसको सही लगा, सारी चीज़ें सही हैं, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा, ठीक है, इशू कर देगा। क्या करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें चेंज नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट, सो इसमें प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, अब ठीक है, उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी मिल गया, है ना। उसके बाद उसके कोई चेंजेस आ गए, है ना, सो उसको वो जो चीज़ है विद इन 30 डेज उसको नोटिफाई करना पड़ेगा। अगर उसके सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन में कोई चीज़ लिखी है लाइक नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स वर्किंग, उनके नाम, है ना, उनकी टाइमिंग्स, नेचर ऑफ वर्क कि वो किस तरीके का काम करेंगे, और एकदम से उस फैक्ट्री ने कुछ नए तरीके का काम अपना शुरू किया और उस प्रोसेस का जिक्र इस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में नहीं है, सो विद इन 30 डेज उसको दोबारा रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास उस चेंजेस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, विद इन 30 डेज। ये ध्यान में रखना है, चेंज रिक्वायरमेंट 30 डेज। सेक्शन 8 बात करता है रिवोकेशन कंडीशंस, ठीक है। अब ठीक है भाई, ये मिल गया, एक बार सर्टिफिकेट तुमने दे दिया, हम समझ रहे हैं ना, सेक्शन 6 में रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपॉइंट हुआ, सेक्शन 7 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, 8 में उसने सर्टिफिकेट दे दिया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया, सॉरी 7 में ही दे दिया था। अब 8 में हम बात करेंगे कि दे तो दिया है, अब क्या वो उसका अधिकार हो गया, अब वो क्या मतलब उसको लेके जिंदगी भर बैठा रहेगा? नहीं भैया, रिवोकेट हो सकता है, कंडीशंस हैं। अगर रजिस्ट्रेशन किसी मिस रिप्रेजेंटेशन से, यानी फॉर्म भरते वक्त कोई इन्फॉर्मेशन उसने गलत या झूठ दे दी थी और कुछ फैक्ट्स उसने छुपाए हुए थे अपने नेचर ऑफ इंडस्ट्री, काम, किसी भी चीज़ को लेके, सो इस केस में, या फिर इस्टेब्लिशमेंट ही बंद होगी भैया, इस्टेब्लिशमेंट ही क्लोज हो चुकी है, अब क्या उस सर्टिफिकेट का क्या मतलब है, तो ऐसे केसेस में रिवोकेट हो सकता है। सेक्शन 8 ये बात करता है। और ऐसा नहीं कि रजिस्टरिंग ऑफिसर उसको रिवोकेट कर रहा है अपने मन से ही, है ना, उसको लगा, उसको प्रूव हुआ, उसने देखा और उसने रिवोकेट कर दिया, कैंसिल कर दिया, नहीं, उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जो सारे हम सेक्शन 6 से लेके 8-9 तक आगे पढ़ रहे हैं, ये अभी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के बेसिस में हम पढ़ रहे हैं, है ना, इस्टेब्लिशमेंट के। अभी हम 11 के बाद पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्टर के नज़रिए से, क्योंकि दोनों को रजिस्टर कराना इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था ऊपर शुरुआत में कि इस्टेब्लिशमेंट को भी, यानी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को भी रजिस्टर कराना कंपलसरी है और कॉन्ट्रैक्टर को भी रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। तो ये सारे हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पढ़ रहे हैं। सेक्शन 9 में नॉन रजिस्ट्रेशन कॉन्सिक्वेंसेस। अब भैया उससे सर्टिफिकेट तुमने छीन लिया, रिवोकेट कर लिया, अब क्या होगा सेक्शन 9 में? कुछ नहीं, वो सिंपल सी बात, अगर उसके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो वो पेनल्टीज का हकदार बनेगा।
और इसमें रजिस्ट्रेशन सर्व्स एज प्री रिक्वेस्ट फॉर लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉयमेंट इन कवर्ड इस्टेब्लिशमेंट। हाँ, मतलब रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है भैया, ये कानूनी रूप से ज़रूरी है ना, ऐसा नहीं कि चल जाएगा, नहीं, कानूनी रूप से ज़रूरी है, यानी लीगली कंप्लाइंस है मैटर। प्रोहिबिशन फ्रेमवर्क अंडर शेड्यूल 10 में क्या है कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है क्या करती है, हमने पढ़ा था ऊपर कि वो कैंसिल भी कर सकती है, रिवोकेट भी कर सकती है, या फिर वो कोई एप्लीकेशन अगर दे रहा है तो कैंसिल भी कर सकती है ना। तो वो मना कर सकती है कि इस इंडस्ट्री में या फिर इस पर्टिकुलर फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है वो हायर करना सही नहीं है, तो वो कैंसिल कर सकती है रिक्वेस्ट। तो क्या रहते हैं उसके क्राइटेरिया, किस किस केसेस में कर सकती है, हम खुद भी सोच सकते हैं इन चीज़ों का जवाब यार। रेगुलर वर्क एनालिसिस, जब वहाँ पे सारा काम जो है रेगुलर वर्कमैन कर रहा है सेम तरीके का काम, और तुमने वहाँ पे ऑलरेडी रखे हुए हैं और एग्जैक्टली सेम काम के लिए तुम कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रख रहे हो, तो एक ही फैक्ट्री में ऐसी डिस्पैरिटी नहीं हो सकती कि एक ही काम है, वो आधे वो रेगुलर एम्प्लॉय कर रहे हैं और आधे जो है सेम तरीके काम को कॉन्ट्रैक्ट लेबर कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। नेसेसरी रिव्यू, नीड फॉर रेगुलर एम्प्लॉय एग्जीक्यूशन, है ना, मतलब वहाँ पे जाके प्रॉपर देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, है ना, एम्प्लॉय वहाँ पे ऐसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अवेलेबिलिटी चेक, सफिशिएंट फुल टाइम वर्कमैन अवेलेबिलिटी, ठीक है, क्या वहाँ पे फुल टाइम वर्कमैन जो हैं उनकी जो मतलब जितने वहाँ पे वैकेंसीज हैं क्या वो फुल हैं, फुल, ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे कुछ वैकेंसीज बची हुई हैं, मतलब फुल टाइम वर्कमैन जो है उनकी कोई जगह खाली हुई है और जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो परमानेंट एम्प्लॉय हायर करने के बजाय सोच रहा है थोड़ा सस्ते में निपटा लेता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से ही काम करवा लूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। एडवाइजरी कंसल्टेशन, मैंडेटरी कंसल्टेशन विद सेंट्रल और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, है ना, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी भी केस में किसी फैक्ट्री से या फिर कहीं भी ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज में से कॉन्ट्रैक्ट लेबर की जो प्रोविजन है इसको खत्म करना चाहती है, तो उसको कहीं ना कहीं सेंट्रल और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड से भी एक बार डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। असेसमेंट क्राइटेरिया, प्रोसेस परमानेंस एंड कंटिन्यूटी इवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन केसेस में जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कौन, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर सकती है। बाकी इसमें डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड फाइनलिटी, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट्स फाइनल अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है ना, यानी ये डिसाइड करना, ये बताना कि ये जो काम है ये पेरिनियल नेचर का तो नहीं है, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा ना हो कि वो जिस फैक्ट्री जो कह रही है कि जो नेचर ऑफ वर्क है जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर करेगी वो ऐसा काम है कि वो पेरिनियल है भैया, वो रोज है, जब तक फैक्ट्री चलेगी तब तक वो काम करना है, और ऐसे किसी काम के लिए तुम कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर नहीं कर सकते। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये बात डिसाइड कौन करेगा, लेकिन एम्प्लॉयर तो कहेगा नहीं ये तो मेरा कुछ दिन का काम है, लेकिन वो काम पेरिनियल है यानी रोज चलने वाला है या नहीं है, ये बात अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ों में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही है, सो हमें ध्यान रखना है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, कि ये चीज डिसाइड वो करेगा। यानी इफ अ क्वेश्चन अराइजेस वेदर एनी प्रोसेस और ऑपरेशन और अदर वर्क इज ऑफ पेरिनियल नेचर, द डिसीजन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देयर ऑन शैल बी फाइनल, ठीक है। क्रिटिकल असेसमेंट फैक्टर हमने ऊपर सारे पढ़ लिए हैं कि पेरिनियल कंटिन्यूस वर्क है, रेगुलर वर्कमैन तो नहीं है, नेसेसिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फुल टाइम वर्कर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। एडवाइजरी बोर्ड का जो इनपुट है वो मैंडेटरी है बिफोर प्रोहिबिशन, ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली। अब ये वैसे एग्जाम के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ठीक है। करंट लेजिस्लेटिव गैप्स एंड फ्यूचर कंसिडरेशंस, सो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, लाइक एब्जॉर्प्शन प्रोविजन गैप, लाइक अभी फिलहाल कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है एब्जॉर्प्शन का कि जैसे सेक्शन 10 के अंदर अगर तुमने प्रोहिबिट कर दिया किसी फैक्ट्री को, किसी फैक्ट्री में कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर नहीं हो सकते, और वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेबर पहले से काम कर रहे थे, सो उनकी तो नौकरी चली गई, है ना, नुकसान तो उनका हो गया। सो इस केस में क्या होगा कि मतलब ऐसी अभी तक कोई रूलिंग नहीं है कि उनको जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो रेगुलर वर्कफोर्स की तरह एब्जॉर्व कर लेगा उन कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को, ऐसा अभी कुछ नहीं है। इंप्लीमेंटेशन चैलेंज क्या है कि दिस गैप क्रिएट्स अनसर्टेनिटी फॉर अफेक्टेड वर्कर्स व्हेन कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज एबॉलिश्ड इन स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ वर्क और जॉब। सिंपल सी बात है, वर्कर जो है एट द एंड वही अफेक्ट होंगे क्योंकि उनकी नौकरी चली जाएगी, ठीक है। पॉलिसी कंसिडरेशन, फ्यूचर अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है ना, ताकि एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म का कुछ शायद गवर्नमेंट लेके आए ताकि उनकी नौकरी ना जाए और उनका जो रोजगार है वो छीने ना उनसे, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो बैलेंसिंग वर्कर प्रोटेक्शन विद बिजनेस नीड्स थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन एंड ओवरसाइट इंपॉर्टेंट है।
सो ये सारी चीज़ें होगी सेक्शन 10 तक। तो सेक्शन 10 तक हमने क्या क्या कवर किया, डेफिनेशंस कवर कर ली, और उसके अलावा सेंट्रल बोर्ड कवर किया, फिर स्टेट बोर्ड कवर किया, उसके बाद रजिस्ट्रिंग ऑफिसर था, है ना, उसका फिर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का आया सेक्शन 7 में शायद, है ना। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, रिवोकेशन का पढ़ा हमने कि वो सर्टिफिकेट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आखिरी क्या था, सेक्शन 10 में हमने क्या पढ़ा कि डिसीजन, हाँ, कि प्रोहिबिट कर सकती है गवर्नमेंट, प्रोहिबिट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट लेबर का वो लाइसेंस। सेक्शन 11 के बाद हम पढ़ेंगे अब कौन है, अपॉइंटमेंट ऑफ लाइसेंसिंग ऑफिसर। जैसे ऊपर रजिस्टरिंग ऑफिसर था, सो अब आते हैं लाइसेंसिंग ऑफिसर। रजिस्टरिंग ऑफिसर इज फॉर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, लाइसेंसिंग ऑफिसर इज फॉर कॉन्ट्रैक्टर। अरे भैया कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस देना है भाई, कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस देना है, इसे ध्यान रख लो। सो दोनों किस में है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर में है, रजिस्टरिंग ऑफिसर भी और लाइसेंसिंग ऑफिसर भी, ठीक है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ लाइसेंसिंग ऑफिसर। सेक्शन 11 ऑथोरिटी एंड डेजिग्नेशन, कौन करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, टू अपॉइंट लाइसेंसिंग ऑफिसर थ्रू ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन थ्रू ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओनली गैजेटेड ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज रजिस्टरिंग ऑफिसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना एग्जाम के हिसाब से। क्या सिर्फ, ठीक है, समझ में आ रहा है, जो लाइसेंसिंग ऑफिसर है, जो कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस देगा कि तुम 20 से ज़्यादा, अगर वो 20 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास कोई कॉन्ट्रैक्टर, सो इसके पास लाइसेंस होना चाहिए, कंपलसरी लाइसेंस होना चाहिए, वरना इसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। और ये लाइसेंस कौन देगा, लाइसेंसिंग ऑफिसर। और लाइसेंसिंग ऑफिसर कौन होता है, ये गैजेटेटेड ऑफिसर होता है, ओनली गैजेटेड ऑफिसर। क्या ये कहीं, क्या स्टेट गवर्नमेंट या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस लाइसेंसिंग ऑफिसर को किसी माइंस इंडस्ट्री से किसी स्पेशलाइज आदमी को बना सकती है बना सकती है? नहीं बना सकती, चाहे उसको कितना एक्सपीरियंस क्यों ना हो, बिकॉज ओनली गैजेटेड ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट आर एलिजिबल। सो ये ध्यान रखना, ठीक है, लाइसेंसिंग ऑफिसर के लिए। सेक्शन 12 बात करता है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स। सो मैंडेटरी लाइसेंस रिक्वायरमेंट तो है ही, ठीक है, यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है ऐसा काम नहीं करा सकता कॉन्ट्रैक्ट लेबर से एक्सेप्ट जब तक कि उसके पास लाइसेंस ना हो, किसके, कौन, जो लाइसेंसिंग ऑफिसर से दिया हुआ लाइसेंस, ठीक है। ये फंडामेंटली इंपॉर्टेंट थिंग है भाई, लाइसेंस होना चाहिए। ऑथोराइजेशन स्कोप, ठीक है। सो ये ऑथोराइज करता है कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस, यानी लाइसेंस पर लिखा होगा कि तुम कैसे कैसे किस किस नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि क्लरिकल ड्यूटीज के लिए उसको, यानी क्लरिकल काम के लिए जो वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई करनी है उसका उसके पास लाइसेंस है और वो उसको हैजार्डस इंडस्ट्रीज में भेज दे रहा है, ऐसा नहीं, स्पेसिफाइड कंडीशंस उसमें लिखी होंगी, ठीक है। सब कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें दी गई है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर, कोई सब कॉन्ट्रैक्टर है या फिर पीस पेजर है, और इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस, तुम्हें भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड इंप्लीमेंटिंग ऑल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड रूल्स इंश्योरिंग कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। सेक्शन 13 बात करता है ग्रांट ऑफ लाइसेंस की, ठीक है। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, यानी इसके लिए जो है कॉन्ट्रैक्टर जब अप्लाई करेगा तो उसको क्या क्या देना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब फॉर्म देना पड़ेगा, एक फॉर्म पूरा भर के देना पड़ेगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, रिक्वायर थोड़ी फीस भी होगी, फीस भी पे करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी प्रोविजन हो सकता है ना। ऐसा भी बोला सकता है कि ठीक है, हम आपको, आप 50 तक की लिमिट है आपकी, 50 कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई करने का हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं, बट हाँ आपको 1 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ेगा, जो कि जब आपका लाइसेंस कैंसिल होगा आप इसको वापस ले आ सकते हैं, या फिर कुछ % कर सकता है, वो जो भी उसकी कंडीशंस रहेंगी, ठीक है। कंप्लाइंस डॉक्यूमेंटेशन भी कह सकता है, ठीक है। कंप्लाइंस डॉक्यूमेंटेशन मतलब सारे जो कागज हैं, जो सारी चीज़ें हैं, एक्ट के हिसाब से जो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे पूरे होने चाहिए। द लाइसेंसिंग ऑफिसर ग्रांट्स लाइसेंसेस बेस्ड ऑन कंप्लीट एप्लीकेशन मीटिंग ऑल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। सिंपल सी बात है भैया, तुम इतने कागज मांग रहा है लाइसेंसिंग ऑफिसर, जो कौन है, एक गैजेटेड ऑफिसर होगा ओनली। सो एक गैजेटेड ऑफिसर जो है ये सारे इतने डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है तो चेक तो करेगा उनको। लाइसेंस में क्या होगा भाई, आवर्स ऑफ वर्क का भी इसमें लिखा होगा कि कितने घंटे काम कराना है, वेजेस वगैरह का भी इसमें पूरा जिक्र होगा कि हाँ इतनी मिनिमम तुम्हें देनी है, ठीक है। यानी ये सारी जो कंडीशंस हैं ये कॉन्ट्रैक्टर को कहीं ना कहीं पूरी करनी पड़ेंगी, वेलफेयर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें चेक होंगी लाइसेंस में कि क्या तुम्हारी क्या कॉन्ट्रैक्टर की ऐसी स्थिति है कि वो ये सारी फैसिलिटीज़ और इन बातों की गारंटी ले सकता है। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लाइसेंसेज आर नॉन ट्रांसफरेबल,
इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये लाइसेंस ए को मिला है तो ऐसा नहीं कि ए अपना घर पे आराम से मजे ले रहा है और कह रहा बी को दे रहा भैया तू कर ले यार ये काम, ये रहा मेरा लाइसेंस तू कर ले, तू सप्लाई कर दे कॉन्ट्रैक्टर्स, नहीं हो सकता, नॉन ट्रांसफरेबल है। और स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर अलाउड, ठीक है ना। दे रिमेन वैलिड फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड एंड मे बी रिन्यूड अपॉन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस, तो रिन्यूएबल है, हर बार फीस पे करो उसको रिन्यू कराओ। लाइसेंस रिवोकेशन एंड सस्पेंशन, सेक्शन 14 बात करता है ग्राउंड फॉर एक्शन, ठीक है। अभी लाइसेंस रिवोकेट भी तो हो सकता है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था प्रिंसिपल एम्प्लॉय के केस में, सेम सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है, तो हम ऐसे इसको याद कर सकते हैं। पहले प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के केसेस के पढ़े हमने 6 to 10, अब 11 के बाद ये सारे हम पढ़ लें लाइसेंसिंग ऑफिसर यानी कॉन्ट्रैक्टर के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड फॉर एक्शन क्या होगा भाई, सेक्शन 14 में बोला गया सेम टू सेम मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर फ्रॉड, ठीक है, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है, कोई फ्रॉडुलेंट मीन से उसने दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ब्रीच ऑफ कंडीशंस यानी वायलेशन ऑफ एनी लाइसेंस कंडीशंस इंक्लूडिंग वेलफेयर सेफ्टी ऑफ एज रिक्वायरमेंट, सिंपल है यार, मैं लाइसेंस में दिया हुआ है कि तुम कैंटीन की फैसिलिटी दोगे, कैंटीन की फैसिलिटी नहीं दी तूने अपने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को, भैया वायलेशन हुआ है, ठीक है। सैलरी का बोला हुआ है कि सैलरी इस तारीख को मिलनी है, इससे पहले देनी है, तुमने सैलरी नहीं दी, भैया वायलेशन हुआ है। तो ये सारी कंडीशंस हैं, अगर ब्रीच हुई तो वो कैंसिल हो सकता है। ड्यू प्रोसेस प्रोटेक्शन हमने पहले पढ़ लिया, मिस रिप्रेजेंटेशन, ब्रीच ऑफ कंडीशंस, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ लग गया किसको, लाइसेंसिंग ऑफिसर को, कि हाँ ऐसा हुआ है और उसने कैंसिल कर दिया, बस इतना ही नहीं। ऊपर भी हमने पढ़ा था ना कि अपॉर्चुनिटी टू बी बीइंग हेयर्ड, यानी उसकी भी बात सुनी जाएगी, उसको अपनी बात कहने का, किसको, कॉन्ट्रैक्टर को अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ही रिवोकेशन हो सकता है। अपील प्रोसेस, अब ठीक है उसका चाहे, और ये अपील प्रोसेस चाहे लाइसेंसिंग ऑफिसर के साथ हो या फिर रजिस्टरिंग ऑफिसर के साथ हो, यानी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर हो, ये जो सेक्शन 15 है राइट टू अपील, ये दोनों के लिए वैलिड है, यानी 6 to 14 के जितने भी प्रोविजंस हैं, ठीक है। सो दोनों के लिए ये वैलिड है, राइट टू अपील। तो अगर उनका लाइसेंस कैंसिल होता है या फिर उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो अपील कर सकते हैं। सो एनी पर्सन एग्रीड बाय लाइसेंसिंग ऑफिसर डिसीजन और रजिस्टरिंग ऑफिसर में अपील फाइल एन अपील विद इन 30 days, ये टाइम याद कर लेना भैया, 30 दिन के अंदर, है ना। जब उसका कैंसिल हुआ है, जब उसके साथ कोई इशू हुआ है, उसके 30 days के अंदर ये वहाँ पे एपिलेट अथॉरिटी ऑफिसर के पास, एपिलेट ऑफिसर, आई एम सॉरी, एपिलेट ऑफिसर, इसको कौन अपॉइंट करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। 30 दिन के अंदर इसके पास अपील डालनी पड़ेगी, और ये 30 दिन से ज़्यादा भी खिंच जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन एपिलेट अथॉरिटी जो एपिलेट ऑफिसर है वो बस इस बात को मान जाए कि हाँ यार देरी होने का कुछ ना कुछ सफिशियंट कॉस्ट था, कोई अगर सफिशियंट कॉस्ट था तो हाँ वो 30 से ज़्यादा भी एक्सटेंड हो सकता है, बट नॉर्मली 30 days हमें याद रखना है। फॉर्म ऑफ अपील क्या होगी, कोई मेमोरेंडम साइन करना पड़ेगा एपिलेंट को, ठीक है। रजिस्टर पोर्ट से उसने भेजना पड़ेगा सर्टिफाइड कॉपी उस ऑर्डर की जो उसको मिली गई है कि तुम्हारा रिवोकेट हो चुका है, वो सारी चीज़ें, 10 रुपये की ट्रेजरी रिसिप्ट लगेगी, ठीक है। अपील भी रिजेक्ट की जा सकती है अगर जैसे उसने 10 रुपये की ट्रेजरी रिसिप्ट नहीं भेजी, या फिर जो उसने मेमोरेंडम भेजा हुआ है साइंड नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर रिजेक्ट होगा तो वापस वो उसको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा एपिलेंट के पास कि इस कारणवश आपका ये जो अपील है रिजेक्ट हो गई है, आप दोबारा अप्लाई करिए। सो हियरिंग प्रोसेस जो होगी, एपिलेट ऑथोरिटी हेयर्स एपिलेंट एंड प्रोनाउंस जजमेंट कंफर्मिंग रिवर्सिंग और वेरीफाइंग द ओरिजिनल ऑर्डर। हाँ तो ठीक है, उसका वही काम है, वो पढ़ेगा, दोनों पक्षों की बात सुनेगा और उसको जो सही लगेगा वो डिसीजन वो देगा, ठीक है। और इस बीच में एक और चीज़ होती है, अगर मान लो ये रिजेक्शन होने के बाद उसने वापस भेजा, ठीक है, जो एपिलेंट है उसने क्या किया, वो फॉर्म दोबारा वापस भेजा और वो बिल्कुल एकदम करेक्ट था, तो अब वो क्या करेगा, वो इस डिटेल को, अगर मान लो लाइसेंसिंग ऑफिसर ने किसी का लाइसेंस कैंसिल किया हुआ है, एक्स का कैंसिल कर दिया लाइसेंस और उसने ये अपील डाली है, सो ये जो एपिलेट ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, वो लाइसेंसिंग ऑफिसर के पास ये जो पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म उसकी जो डिटेल्स हैं वो भेजेगा और उससे उसके एंड का पूरा इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है। उसके बाद ही हियरिंग प्रोसेस होगी। अब बात करते हैं वेलफेयर फैसिलिटीज़ भी काफ़ी हैं, सेक्शन 16 जैसे है, ये कैंटीन की बात करता है, तो इसमें 100 वर्कर्स का थ्रेश होल्ड है इसमें, ठीक है, 100 वर्कर्स, ये हमें ध्यान में रखना है। जो कैंटीन में जो है वो 100 वर्कर्स का दिया गया है, तो ये किसी भी उसमें फैक्ट्री में या फिर किसी वर्कशॉप में 100 से ऊपर अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कैंटीन की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। और कैंटीन जो है प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, लाइक सही है अकोमोडेशन वगैरह, और मतलब ठीक है भाई, खाना वाना ठीक होना चाहिए। और इसके जो रूल्स हैं वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है। सेक्शन 17 बात करता है रेस्ट रूम फैसिलिटीज़ की,
कभी भी अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भाई ऐसा काम चल रहा है जहाँ पे उसको रात में रुकना है, सिंपल सी बात है, रात में अगर उसको रुकना पड़ रहा है तो भाई बात है कि उसको तुम रेस्ट रूम फैसिलिटीज़ दो, सफिशिएंटली वेंटिलेटेड होना चाहिए भैया, खिड़की विड़की होनी चाहिए, लाइट्स वगैरह भी आनी चाहिए, है ना, बेसिक एमिनिटीज़ होनी चाहिए वहाँ पे, टेबल मेज कुर्सी प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए। सेक्शन 18 बात करता है एसेंशियल फैसिलिटीज़ की, जो कि क्या है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है भैया, पीने का पानी, वॉशिंग फैसिलिटीज़, कपड़े धोने की भी सुविधा दोगे उसे, है ना, रात को रुक रहा है, कपड़े गंदे तो होंगे, दिन भर तुम काम करवा रहे हो उसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर का। सैनिटरी फैसिलिटीज़, ठीक है, लाइक सफिशिएंट लेटरिंग्स एंड यूरिनल्स होने चाहिए, सेपरेटली फॉर मैन एंड वुमेन वर्कर्स, ठीक है, साफ भी होनी चाहिए, सैनिटरी कंडीशंस बढ़िया होनी चाहिए। सेक्शन 19 बात करता है फर्स्ट एड की, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्टर को भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है बस प्रोवाइड मेंटेन फर्स्ट एड बॉक्सेस वर्क साइट में, जहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल केयर वगैरह भी हो उसके लिए सारी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर फेलियर। सेक्शन 20 बात करता है लायबिलिटी इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर फेलियर। क्या कॉन्ट्रैक्टर फेलियर, ये जो ऊपर जो हमने सारे पढ़े हैं 16 के बाद, ठीक है, 15 के बाद, यानी 16 कैंटीन, 17 रेस्ट रूम, 18 एसेंशियल फैसिलिटीज लाइक वाटर, वॉशिंग, सैनिटरी एंड 19 फर्स्ट एड। ये जो चारों हमने पढ़े हुए हैं ना, ये फैसिलिटी हमने बोला कि किस कौन देगा, कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करेगा। अब मान लो कॉन्ट्रैक्टर ने, अब सेक्शन 20 बोलता है कि मान लो कॉन्ट्रैक्टर ने ये फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करी, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लेबर को मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं, इट्स रॉन्ग। ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी फिर कि उसको प्रोवाइड करना है। व्हेन कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड एमिनिटीज लाइक अबव 4, सो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बिकम लायबल टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज एंड रिकवर कॉस्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर। बाद में रिकवर करेगा वो, है ना, अगर उसने कुछ पैसा कॉन्ट्रैक्टर को देना है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने, तो उसमें से माइनस कर लेगा या फिर उससे अलग से रिकवर कर लेगा, ठीक है। ये बात करता है सेक्शन 20। सेक्शन 21 बात करता है वेज पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमने बोला था कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसको वेज कौन देगा, कॉन्ट्रैक्टर देगा उसको वेज, ठीक है, उसको जो मंथली सैलरी है वो कॉन्ट्रैक्टर देगा। सो कॉन्ट्रैक्टर्स आर स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस टू ईच वर्कर। कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टर होता है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी कैसे देगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट सी बात है यार, तो इसमें क्या बोला गया कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की भी अकाउंटेबिलिटी को बांधने के लिए इसमें एक ऐसी कंडीशन लगाई है कि या तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर खुद या फिर वो कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगा, इसमें पढ़ लीजिए, रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगा, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जब भी कॉन्ट्रैक्टर पैसे दे रहा होगा, मंथली वेजेस दे रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, तो वहाँ पे ये रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट होना चाहिए और वो उस चीज़ को लाइक किस तारीख को और कितने पैसे एंड नाम एवरी डिटेल वो एक रजिस्टर में मेंटेन करेगा, ठीक है, समझ में आ गया ये रिप्रेजेंटेटिव का काम। और इफ कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू पे, सिंपल सी बात, कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू पे, सो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर विल पे दैट अमाउंट एंड देन रिकवर लेटर, या तो वो पैसे काट देगा या फिर रिकवर लेटर, ठीक है, किससे? कॉन्ट्रैक्टर से। सो ये सारी चीजें हैं। इक्वल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल वेयर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स परफॉर्म द सेम और सिमिलर वर्क एज डायरेक्टली एम्प्लॉयड वर्कर दे मस्ट रिसीव इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है भैया। अगर किसी भी फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और जो रेगुलर वर्कर है वो दोनों एक ही तरीके का काम कर रहा है, सो उनको बराबर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, लाइक वेज रेट्स, सेम कंपेंसेशन लेवल एज डायरेक्ट एम्प्लॉयज फॉर सिमिलर वर्क, ठीक है, और इक्वल हॉलीडे एंटाइटलमेंट लीव प्रोविजंस, अगर सेम काम हो रहा है तो, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, ठीक है। वर्किंग आवर्स भी लगभग सेम होने चाहिए, ओवर टाइम रेगुलेशंस भी बढ़िया सेम होने चाहिए, सर्विस कंडीशन लाइक सेम टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर सिमिलर नेचर ऑफ वर्क होगा, ये हमें ध्यान रखना है कि सेम और सिमिलर नेचर ऑफ वर्क अगर होगा, सो कोई भी डिस्पैरिटी या फिर अनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए रेगुलर वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बीच में। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन है, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग द टाइप ऑफ वर्क द चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल हैज द अथॉरिटी टू मेक द फाइनल डिटर्मिनेशन। यानी कोई भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात चल रही है कि कोई भी अगर डिसएग्रीमेंट होता है कि काम करने के तरीके को लेके, ठीक है, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम है ये रेगुलर उसमें तो नहीं आते सारी, ये जो भी इंपॉर्टेंट हैं, सो वो चीफ लेबर कमिश्नर जो है उसके पास अथॉरिटी है फाइनल डिसीजन लेने की। सो यहाँ पे हमने अपने सेक्शन 21 तक इसको कवर कर लिया है फर्स्ट पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट आएगा, वो फाइनल पार्ट होगा, जिसमें हम बचे हुए 15 या 16 अराउंड सेक्शंस और बचे हुए हैं, उनको भी कवर कर लेंगे और हमारा फिर इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 पूरा हो जाएगा और हम इसके बाद अपने नेक्स्ट एक्ट की ओर मूव करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और कमेंट्स में ज़रूर अपना सपोर्ट दीजिए और बताइए एटलीस्ट कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही है। बाकी
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।